Hello friends, this is R. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fit and fine and your study must be going on well. आज हम लोग इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हम लोग लगातार पैसेज कर रहे हैं, पोएट्री पैसेज कर रहे हैं और इंग्लिश की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर 15 क्वेश्चंस में कई सारी नई अप्रोचेस दी हुई हैं, कुछ मेथड्स की बात की गई है और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो ये आप 15 क्वेश्चंस कीजिए और हमें पूरी उम्मीद है इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी जो आपका आने वाला पेपर है उसके लिए। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पैसिव वोकैबुलरी होती है वो क्या होती है। आप सभी जानते होंगे कि वोकैबुलरी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी और एक होती है पैसिव। ठीक है, जहां पर पैसिव और एक्टिव दोनों में फर्क बस इतना होता है, वो वोकैब्स, वो वर्ड्स जिनको हम बहुत अच्छे से जिनसे परिचित होते हैं और हम अपनी लिखने और बोलने में जिनको यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, ऐसे वर्ड्स को एक्टिव वोकैबुलरी के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं पर अगर पैसिव वोकैबुलरी की बात होती है तो वो वर्ड्स जिनको हम पहचान तो लेते हैं, जब वो हमारे सामने आते हैं, कोई उनको बोलता है या हम उनको सुनते हैं या इवन पढ़ते हैं, तो वो वर्ड्स जिनको हम देख करके समझ जाते हैं कि इनका मतलब क्या है और ये एक्चुअल में मतलब किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग हुए हैं, बट हम उनको बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। ऐसे वर्ड्स कौन सी कैटेगरी में रखे जाते हैं? पैसिव वोकैबुलरी के कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो वर्ड्स हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में, ऐसे वर्ड्स को एक्टिव वोकैब्स के अंतर्गत रखा जाता है। आप सभी जानते होंगे सबकी अपनी वोकैब्स होती है, तो जो जितने स्तर तक जिनसे परिचित होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बटी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू देम, ऐसे शब्द जब हम कब यूज करते हैं? जब हम उनको सुनते हैं, एंड रीड देम, या उनको पढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो वर्ड्स जब हम उनसे कब परिचित होते हैं? या तो उनको हम पढ़ें और या हम उनको सुने, तब जो जिन शब्दों के बारे में हम जानते हैं, ऐसे शब्दों को किस वोकैब्स के अंतर्गत रखा जाता है? पैसिव वोकैबुलरी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है वर्ड्स विच वी यूज फ्रीक्वेंटली, जिनको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो किस में आ जाएंगे? वो एक्टिव में आ जाएंगे, है ना। आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करें तो एक्टिव वोकैब्स हो जाएगा, बाकी कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज मोस्ट इफेक्टिव एट फाउंडेशनल लेवल? कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और वो भी कौन से लेवल पर? फाउंडेशनल लेवल पर। मतलब जो सबसे नीचे स्तर के बच्चे होते हैं, जब उनकी बात अगर करें तो फाउंडेशनल लेवल के बच्चों के लिए सबसे अच्छी टीचिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है, और वो भी किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। ठीक है, लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वैसा दिखेगा आपको। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग अल्फाबेट्स। कहां से स्टार्ट किए जाने चाहिए? अल्फाबेट से स्टार्ट किया जाना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट किया जाना चाहिए। एंड लेसन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। छोटे बच्चों के लिए अल्फाबेट से शुरू कीजिए। और किस बुक से शुरुआत करनी है लेसन्स की? जो प्रिस्क्राइब की गई है बुक, उससे हमें बच्चों की शुरुआत करनी है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल फाउंडेशन लेवल का बच्चा आपके पास आ रहा है, स्कूल में जिसने आना शुरू किया है, और आप सीधा उसका मुकाबला करवाने जा रहे हैं, जो आपकी किताबें छपी हुई हैं उनसे मुकाबला करवाने जा रहे हैं? ठीक है, तो कहीं से भी ये चीज कैसी नहीं बैठती है? ऑथेंटिक नहीं बैठती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, सिंपल ओरल एंड रिटन ड्रिल्स एट द लेवल ऑफ चिल्ड्रंस कंप्रिहेंशन। यहां पर कह रहा है कि हमें ड्रिल्स करानी चाहिए। कौन सी? रिटेन एंड ओरल ड्रिल्स करानी चाहिए, मतलब बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए। और किस लेवल पर? उनके कंप्रिहेंशन लेवल पर। देखिए, प्रैक्टिस से बार बार ड्रिल्स कराने से क्या होता है? एक तरह की रटंत प्रणाली, मतलब एक तरह से वो रोट लर्निंग की तरफ लेके जाता है। अगर आप बार बार किसी चीज की ड्रिल्स करा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रोट समथिंग। तो ये चीज भी रोट लर्निंग, क्योंकि बच्चे फाउंडेशन स्टेज के हैं तो हम रोट लर्निंग को भी बढ़ावा नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है फियर एंड स्ट्रेस फ्री। ये शब्द बिल्कुल पहले से सही लग रहा है कि हमें बिना डर और भय का वातावरण होना चाहिए। फ्री मतलब बिना। लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा पढ़ाई का एटमॉस्फेयर होना चाहिए। विद एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज, जहां पर जो टारगेट लैंग्वेज है उसको क्या करने? एक्सपोज करने का, प्रदर्शित करने का मौका मिले। एम्फेसिस, जोर डाला जाए ऑन स्पीकिंग दी टारगेट लैंग्वेज, जहां पर जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज करना, कैसे कम्युनिकेशन में यूज करने पर क्या किया जाए? फोकस किया जाए। और आप सभी जानते होंगे लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेस्ट वे होता है उसको अपनी कम्युनिकेशन, जो डेली कम्युनिकेशन होती है उसमें उसको यूज करना। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, मतलब मदर टंग तो वैसे भी आती है, सेकंड लैंग्वेज की ही बात की जा रही है। विदाउट यूजिंग एनी वर्ड फ्रॉम द मदर टंग, मदर टंग का बिना प्रयोग किए हुए आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, वो भी किस लेवल का है? जो आपके पास आया ही है। तो मदर टंग को तो आपको साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से टारगेट लैंग्वेज आप नहीं सिखा सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर मस्ट यूज ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन। पहले समझिए ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं।
ऐसे इंस्ट्रक्शंस जहां पर बच्चा बंधा हुआ नहीं होता है किन्हीं विशेष नियमों सिद्धांतों में, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो बच्चे को भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर वो एक्टिव होके एक्सपीरियंस लेता है, ऐसे एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन वाला एनवायरनमेंट कहते हैं, जो टीचर क्रिएट करता है किसके लिए, बच्चे के लिए। इन द लैंग्वेज क्लासरूम, लैंग्वेज क्लासरूम में कैसा होना चाहिए एटमॉस्फेयर, जो बताया जा रहा है, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन इन द लैंग्वेज क्लासरूम एंड अलाउ लर्नर्स टू एक्सप्रेस एज इट इज ए क्रूशियल, और बच्चों को क्या करे, लर्नर्स मतलब सीखने वाले को एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब है ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन के बारे में कौन सी बात सही है। ठीक, क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में, ऑप्शंस जरा देख लेते हैं। गिव्स अथॉरिटी टू द टीचर टू स्पीक, ये ओपन एंडेड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं लैंग्वेज क्लासरूम में एक टीचर को अथॉरिटी देते हैं बोलने के लिए। आप सभी जानते हो टीचर तो वैसे ही बोलता रहता है, तो कोई ऐसी व्यवस्था टीचर के लिए क्यों ही की जाएगी, बच्चे के लिए की जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चे का भाषा विकास करना है। तो ये जो व्यवस्था है एक लैंग्वेज क्लासरूम में, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, टीचर के बोलने या टीचर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सेकंड देखिए, गिव्स अथॉरिटी टू लर्नर्स, लर्नर्स को अथॉरिटी देती है एंड टीचर्स टू स्पीक, फिर से लर्नर्स तक अगर बात थी तब तो ठीक भी था, लेकिन फिर से उसने किसको इन्वॉल्व कर लिया, टीचर को इन्वॉल्व कर लिया, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। इनेबल्स, इनेबल करती है किसी को, लर्नर्स को टू इंक्रीज, ताकि वो बढ़ाए देयर नॉलेज, अपने नॉलेज को, ज्ञान को, एंड एक्सपीरियंस, अपने ज्ञान और अनुभव को वो बढ़ा सके, ऐसा वातावरण देना क्या कहलाएगा, एक ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएगा, जो कि स्पेशली किसके लिए होगा, लर्नर्स के होगा। ठीक है, हेल्प द टीचर्स टू एक्सेस, फिर से टीचर की हेल्प लिया गया, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, किसका, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, जरा हमें देखना है। कैन ओनली बी इंप्रूव्ड इन लैंग्वेज क्लासेस, केवल जो पढ़ना और लिखना होता है एक लैंग्वेज क्लासरूम में ही हो सकता है। आप सभी जानते होंगे भाषा का विकास किसी छोटे दायरे में बनकर नहीं हो सकता है, मतलब आप सोचो सिर्फ भाषा का जो कक्षा चल रही होगी वहीं पर भाषा का विकास होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही व्यापक चीज है, जो हर जगह आप जहां कहीं भी जाते हो, उठते हो, बैठते हो, हर जगह भाषा का विकास होता है। तो केवल ये है, ये गलत हो जाएगा। टेक्स प्लेस कंकरेंटली, यानी पढ़ना और लिखना साथ साथ घटित होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये बात सही है। भाषा की जो 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, LSRW, दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दे आर इंटर रिलेटेड। वैसे तो एक इनका क्रम होता है कि सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना होता है, बट फिर भी ये सभी कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। आप सभी ये बात जानते होंगे, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इज अनरिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है, गलत है। हैपन सेपरेटली, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स, जो लैंग्वेज लर्निंग की कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, अप्रोच होती है, वो क्या कहती है। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो ये कहता है, ये अप्रोच कहती है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है। कैसा होता है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है, मतलब वो एक्टिव होकर वातावरण से सीखता है। दूसरा क्या होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेता है ना, नॉट ओनली गेट इंफॉर्मेशन बट एक्सपीरियंस, केवल वो जानकारी ही नहीं लेता है बल्कि क्या लेता है, अनुभव लेता है और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अगर आपने पियाजे सर की थ्योरी पढ़ रखी होगी, जीन पियाजे सर की, तो आपको वहां पर पता होगा कि बच्चे को नन्ना वैज्ञानिक कहा है, तो एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को कौन आगे बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिकों में है, जीन पियाजे सबसे बड़ा नाम आता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा जहां पर बच्चा एक्टिव रूप से एनवायरमेंट में चीजों को सीखता है, ऐसी अप्रोच को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो अप्रोच है टू लैंग्वेज लर्निंग क्या इंक्लूड्स करती है, क्या इसमें है, तो ड्रिलिंग एज एन इफेक्टिव टूल, यहाँ पर ड्रिल्स कराई जाती हैं, यही इफेक्टिव टूल होता है। आप सभी जानते हो ड्रिलिंग का मतलब होता है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, रिपीटेडली किसी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे ड्रिलिंग के अंतर्गत रखा जाता है, और ये नहीं होगा, क्योंकि फिर अगेन हम वही कहना चाहेंगे कि ये आपको एक रोट लर्निंग की तरफ लेके जाएगी, है ना, जो कि नहीं हो सकता है किसी भी अच्छी अप्रोच का उद्देश्य। आगे हैबिट फॉर्मेशन, आपके अंदर हैबिट का फॉर्मेशन कर देती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, यहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से मतलब आप समझिए ऐसी लर्निंग जहां पर बच्चा एक्टिव होकर चीजों को, ज्ञान को ग्रहण करता है, पूछता है, जो नहीं आता है उसके बारे में जानकारी लेता है अपने से, जो भी उसके सराउंडिंग्स के लोग होते हैं, या फिर मतलब उत्सुक होता है ना। विज्ञान क्या है, जानने को ही, या जो भी हमारे चारों तरफ घटित हो रहा है उसको जानना ही, कि कौन क्या कैसे हो रहा है, इसको ही जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और ये एक्चुअल में यही मेथड है कि जब बच्चा एक्टिव होकर के इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करता है तो उसे कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच मानी जाती है। ठीक है, ये क्या है, प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फीचर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
कौन सा फीचर है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 में नहीं है? डू नॉट लिखा है, डू नॉट फीचर, कौन सा फीचर ऐसा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल शुड बी टॉट इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। जितने भी बच्चे हैं उनको जो जो पढ़ाया जाना चाहिए, जो भी उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, वो कौन सी होना चाहिए? मीडियम ऑफ द इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल। जो स्कूल की एक्चुअली मीडियम है उसमें हमें इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। मतलब स्कूल ने जो भी पैरामीटर्स तय किए हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे के साथ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। क्या ये सही है? चलिए आगे देखते हैं। लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट मस्ट बिगिन इन चिल्ड्रन होम लैंग्वेज। जो लर्निंग है, कैसे लिखना, पढ़ना और लिखना, वो कहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए? मस्ट बिगिन इन चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज यानी मदर टंग। तो बच्चे की मातृभाषा में उनका विकास मतलब शुरुआत होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, सबसे पहले हम बच्चे का जो विकास करेंगे भाषा का, तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? मातृभाषा से होगी। यंग चिल्ड्रन लर्न द बेस्ट इफ एक्सपोज टू मल्टीपल लैंग्वेज एट दियर टेंडर एज। टेंडर एज होती है छोटी उम्र होती है। बच्चों को, यंग चिल्ड्रन वाले जो बच्चे होते हैं, उनको जो भाषा सीखने सबसे अच्छा कब वो भाषा को सीख सकते हैं? लर्न द बेस्ट इफ एक्सपोज टू मल्टीपल लैंग्वेज। यदि उनको बहुभाषी वातावरण में रखा जाए तो वो भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जो भी भाषाएं उनको सिखाई जानी चाहिए या जो उद्देश्य है भाषा सिखाने का। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, आप उसको मल्टी लैंग्वेज एटमॉस्फेयर में रखिए तो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। उनको अपनी मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। एज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कुड बी अ चैलेंज फॉर देम। क्योंकि एक नई भाषा सीखना उनके लिए चैलेंज हो सकता है। तो पहली वही बात हो गई है कि जो शुरुआत होनी चाहिए वो मदर टंग से होनी चाहिए। इसके बाद उसको मल्टीलिंगुअल एक एटमॉस्फेयर दिया जा सकता है ताकि वो और भी भाषाओं को सीख सके। और दूसरा है जो रीडिंग और राइटिंग की इनिशियल है, जो शुरुआत है, वो इनिशिएटिव कहाँ से लिया जाना चाहिए? मदर टंग। आप इन सभी बातों में एक ही निष्कर्ष आ रहा होगा कि जो बात की जा रही है वो मदर टंग को प्रमुखता दी जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ये कह रहा है कि जो स्कूल का मीडियम है उसमें बच्चे से इंटरेक्शन किया जाना चाहिए, जो कि गलत है ना। तो यही ऑप्शन है जो एनईपी में जिसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज असेसमेंट एम्स एट मीजरिंग। लैंग्वेज का जो असेसमेंट होता है वो किस चीज की मेजर करता है, किस चीज को मापता है? ऑप्शन नंबर ए, हाउ मच ईच लर्नर अचीव्ड इन कंपैरिजन टू हिज पीयर्स। कितना बच्चों ने सीखा, अचीव किया है, किसके कंपैरिजन में? अपने साथियों की तुलना में। तो आप सभी जानते होंगे कि चाहे वो एनईपी हो या एनसीएफ हो या जो भी पाठचर्या है, वो कभी ये नहीं कहती है कि किसी के साथ तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए या लर्निंग ऐसे एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए जहां पर तुलनात्मक वातावरण हो। तो हम किसी से तुलना करके नहीं सीखने जा रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये लैंग्वेज असेसमेंट का उद्देश्य नहीं हो सकता है। देयर ओवरऑल और समेटिव अचीवमेंट, अभी हम इसकी बात करेंगे। लैंग्वेज अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, अगला है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से मतलब होता है भाषा में जो पारंगता होती है, और भाषा में पारंगता से मतलब हो जाता है जब उसके सभी भाषा के पहलू, चाहे वो कोई भी हो, वो सभी एक सही अनुपात में विकसित होते हैं। जैसा कि डिजायर होता है जो कि लर्निंग आउटकम में उनको रखा जाता है, उन सभी का जब विकास होता है तो उसे हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स कहते हैं। और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ी चीजें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात आई है समेटिव अचीवमेंट क्या होता है। देखिए, समेटिव अचीवमेंट एक होता है फॉर्मेटिव अचीवमेंट, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। ठीक है, समेटिव तो लिखा ही है। फॉर्मेटिव अचीवमेंट क्या होता है? ऐसा एक्चुअली फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोला जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है कि जब बच्चा पढ़ने के दौरान बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है ताकि ये पता हो सके कि बच्चे को जो पढ़ रहा है उसमें क्या कमियां छूट रही हैं, तो उसके हिसाब से क्या बनाई जा सके, स्ट्रेटेजीज बनाई जा सके। उसके हिसाब से बच्चे को फीडबैक दिया जा सके कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कैसे आपको करना है। बच्चे के महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण उसके योग्यताएं वहां पर डेवलप हो रही है और कौन सी छूट रही है उसके बारे में चर्चा की जाए। तो ऐसे असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। वहीं पर समेटिव असेसमेंट होता है एट द लास्ट ऑफ द लर्निंग। ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, जब लर्निंग हो रही होती है तब जो असेसमेंट किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और एट द लास्ट ऑफ द लर्निंग, जब लर्निंग होने के बाद कोई असेसमेंट किया जाता है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और ये बताता है कि गोल्स कहाँ तक या जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको कितना प्राप्त किया गया है। और जो भी उसके बाद में हम कह सकते हैं कि एक तरह से बच्चों की एक दूसरे के साथ यहाँ पर बाद में आप देख सकते हैं कि किस बच्चे ने कितना यहाँ पर अचीवमेंट किया। तो जो बाद में असेसमेंट किया जाता है उस तरह के असेसमेंट को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो पहले किया जाता है यानी ड्यूरिंग लर्निंग किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं।
ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिडिक्टिंग इज अ रीडिंग कंप्रहेंशन स्ट्रेटजी दैट। देखिए रीडिंग कंप्रहेंशन में एक वर्ड यूज किया जाता है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्ट माने होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। तो रीडिंग कंप्रहेंशन में अनुमान लगाने से क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रीडर्स यूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट बाय दैट यूजिंग देयर प्रायर नॉलेज। कि बच्चे अपने प्रायर नॉलेज का यूज करके ये बता पाते हैं कि आगे एंटिसिपेट कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जो कुछ भी वो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अलाउज रीडर टू स्टॉप एंड टेक नोट्स। बच्चों को अलाउ करता है कि रुक जाइए, नोट्स बनाइए एज दे रीड इन ऑर्डर टू वेरीफाई व्हाट दे एंटिसिपेटेड। allow readers to stop and take notes as they read in order to verify what they anticipated। उन्होंने क्या एंटिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग रुकिए और नोट्स बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है नोट्स बनाना। और इसके लिए एग्जैक्ट यही चीज जब आती है तो इसका आंसर हो रहा है रीडर्स यूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। याद रखना जो टेक्स्ट वो पढ़ रहे हैं, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, जब कभी आपको कोई स्टोरी सुना रहा होता है या आप मूवी देख रहे होते हो, तब आप क्या एंटिसिपेट करते हो, आप अपने प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई एंटिसिपेशन नहीं कर पाते हो कि आपको पहले से पता है कि यहाँ पर क्या होगा स्टोरी में। क्योंकि आप जो स्टोरी देख रहे हो तो स्टोरी के अकॉर्डिंग वहां पर जो आपको क्लूज मिलते हैं, जो टेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ फिलहाल अगर कहानी की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, तो वो कंप्रहेंशन की बात हो रही है, इसलिए वो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बात हम करें, जब आप मूवी देख रहे होते हो तो वही मूवीज में आपको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन आप होते हो कुछ इतनी गहराई से देख रहे होते हो कि आपको क्लूज मिलते रहते हैं कि नहीं इसके बाद ये हो सकता है या इसका एंडिंग ऐसा होगा। और वही चीज जब आप बता लेते हो तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिंग कहते हैं, जिसे एंटिसिपेशन भी कह सकते हैं। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। बस आपको इतना याद रखना है, रीडिंग कंप्रहेंशन में अगर प्रिडिक्शन की बात आए तो उसका मतलब होता है जो आप पढ़ रहे थे, जो आप देख रहे थे, उसमें क्लूज और टेक्स्ट को देख करके आगे का अंदाजा लगाना ही क्या कहलाता है, प्रिडिक्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। कौन सी ऐसी अप्रोच है राइटिंग में जो कुड बी स्टेटेड क्या कहती है, एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग। लर्निंग टू राइट क्या सीखना, लिखना सीखना, बाय राइटिंग और कैसे, लिख करके। तो लिख करके लिखना सीखना क्या होगा, इसका मतलब होता है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग ये कहती है कि सबसे पहले राइटिंग की क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के बाद उसकी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग के बाद उसकी रिवाइज होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ये तीनों चरण होते हैं किसमें, राइटिंग प्रोसेस में होते हैं, और यही प्रोसेस से होकर राइटिंग गुजरती है। ठीक है, एक जो लिखना सीखने की बात हम कर रहे हैं, हम ऐसे लिखने की बात नहीं कर रहे हैं जो डिक्टेशन तरह का होता है। डिक्टेशन तरह का लिखना क्या होता है, जब टीचर बोल रहा होता है और बच्चे एज इट इज लिख रहे होते हैं, तो ऐसे लिखने को क्या कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। तो हम डिक्टेशन वाले लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि लिखना सीखने के लिए कौन सी अप्रोच होनी चाहिए। तो वो अप्रोच होनी चाहिए प्रोसेस अप्रोच, जो ये कहती है कि सबसे पहले लिखने की प्लानिंग करो, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करो, फिर उसका रिवीजन कीजिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा लिखना सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इन अ लैंग्वेज क्लास पोएट्री के बारे में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि पोएट्री को कैसे डील किया जाता है। अगर लैंग्वेज क्लास की बात होती है तो वहां पर पोएट्री को कैसे कंसीडर किया जाता है। पोएट्री हमेशा एप्रिसिएशन का सब्जेक्ट रही है, इंजॉयमेंट का सब्जेक्ट रही है, और अंडरस्टैंडिंग का रही है। पोएट्री के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो वहां पर आप देखना दो वर्ड जरूर मिलेंगे आपको, एप्रिसिएशन एंड इंजॉयमेंट। इसके अलावा आप कहीं भी वोकैब्स आए, ग्रामर आए, कहीं भी अगर वोकैब्स ग्रामर आता है, अगर कहीं भी ग्रामर आता है या वोकैब बिल्डिंग के लिए आप पढ़ने को कहा जाए कौन सी, पोएट्री, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। पोएट्री हमेशा पढ़ी जाती है एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पेशली वो दो वर्ड जरूर आएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, आप भी है ना, पोएट्री एक आप किसी सॉन्ग को ही पोएट्री मान सकते हो, और वो किस लिए आप सुनते हो, एंजॉयमेंट के लिए और एप्रिसिएशन के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है ना, जब पोएट्री वगैरह सुनते हो आप। आगे देखिए, अब प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसा एनवायरनमेंट जो ऐसे मटेरियल से भरा हुआ है जहां पर लिखित रूप में, प्रिंटेड रूप में कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं लैंग्वेज की या किसी भी चीज की। ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है चिल्ड्रन के लिए, एज इट इनेबल्स, क्योंकि इससे होता है, क्या होता है देखते हैं, पीयर असेसमेंट होता है। देखिए पीयर असेसमेंट क्या होता है, जब आपका साथी आपके पढ़े हुई चीज का असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है, या हम यूं कह लें कक्षा में एक दूसरे का जब बच्चे मूल्यांकन करते हैं,
तो ऐसे असेसमेंट को क्या कहा जाता है, पीयर असेसमेंट कहा जाता है। डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में मात्र एक डिस्कशन होता है, डिस्कशन से तो कोई प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब ही नहीं होना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे सेल्फ मोटिवेशन टू रीड विद कंप्रहेंशन, देखिए जब इतना सारा मटेरियल वहां पर लगा होता है तो दैट मीन्स आप मोटिवेट होते हो, आप सेल्फ मोटिवेट होते हो कि आप कहानी को पढ़ो। आप बच्चों को एक बिल्कुल रंगहीन, मतलब एक तरह से नॉन प्रिंटेड बुक दे दीजिए, वो भी स्टोरी की, और कह दीजिए पढ़िए, और एक ऐसी बुक दीजिए जिसमें ढेर सारी पिक्चर्स हो, कलर्ड हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो, बच्चा कौन वाली पढ़ना पसंद करेगा, जो कैसी होगी, जो प्रिंट रिच होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है, ताकि वो कंप्रीहेंशन के साथ पढ़ पाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द क्लास रूम टू बिकम अट्रैक्टिव एंड कलरफुल। देखिए क्लासरूम को हमें अट्रैक्टिव कलरफुल बनाने की कोई जरूरत ऐसी नहीं है ना, कि क्लासरूम अट्रैक्टिव कलरफुल होगा तो उससे हमारा क्या लाभ, या स्टूडेंट का क्या लाभ, स्टूडेंट का तो तब लाभ होगा जब उसको कोई फायदा हो, और उसको फायदा तभी होगा यानी जब उस चीज का वो बेनिफिट उठाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है। कुछ हद तक ये बात सही है कि क्लास अगर अच्छी लगेगी तो भी बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन जो मेन बात थी वो ये है। ठीक है, देखिए द लैंग्वेज दैट इज यूज फाइनली इन टेक्स्ट बुक, जो भाषा जो फाइनली कहाँ यूज की जाती है, टेक्स्ट बुक्स में यूज की जाती है, ड्यूरिंग असेसमेंट, असेसमेंट के दौरान, विद अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दूसरे लर्निंग मटेरियल के साथ में, तो उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज कहते हैं, मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज कहते हैं। देखिए मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज नहीं हो सकता, अभी बताएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेट, देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो स्कूली भाषा होती है, टेक्स्ट बुक में भाषा यूज की जाती है, ऐसी भाषा को आप इंस्ट्रक्शन की भाषा बोल सकते हैं, जिसे मानक भाषा बोला जा सकता है, जिसमें कोई वर्क प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आप सभी जानते होंगे इसको, बच्चे की अगर इनिशियल स्टेज की बात करें तो इस तरह की जो मानक भाषा होती है वो सिखाने के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वहां पर हम यूज करते हैं मदर टंग का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज से वही बात होगी जो आपकी टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज यूज है। अब मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज, देखिए मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहला कौन सा होता है, इसका मदर टंग होता है। उसके बाद उसको जो भी टारगेट लैंग्वेज सिखाई जानी होती है वो होती है। ये जो होती है किताबों और इन सब की भाषा, ये एक अलग तरह की भाषा होती है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा यूज की जाती है। अगर वो जैसे राज्य होते हैं वहां पर वैसी भाषा यूज की जाती है। वो सिर्फ मीडियम है भाषा का, इंस्ट्रक्शन का, स्टेट रीजनल लैंग्वेज से कोई लेना देना है। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन, कौन सा ऐसा मेथड जो कोऑर्डिनेशन पर बेस होता है, ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। देखिए कोऑर्डिनेशन किसके साथ, लैंग्वेज का फिजिकल मूवमेंट के साथ। तो ऐसी अप्रोच को क्या कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था, इसको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे बच्चे से कहो कि आप अपने बॉडी पार्ट्स बताइए, तो बच्चा अगर हेयर बताने पर हेयर पकड़ रहा है, फिंगर बताने पर फिंगर को पकड़ रहा है, दैट मीन्स जो भी कुछ वो लर्न कर रहा है उसको वो शो भी कर रहा है फिजिकली एक्ट करके। तो ऐसी तरह की अप्रोच को क्या कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच कहते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज और किसके साथ, भाषा सीखने का फिजिकल मूवमेंट के साथ। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड लैंग्वेज, कौन सा है जो मिक्स्ड लैंग्वेज यूज का उदाहरण नहीं है। मिक्स्ड लैंग्वेज क्या होती है, जहां पर L1 भी हो और L2 भी हो। L1 मतलब मदर टंग और L2 मतलब टारगेट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। जहां पर ये दोनों भाषाएं हो वहां पर आप मिक्स्ड लैंग्वेज कह सकते हैं। चिल्ड्रन स्पीक L1 एंड टीचर रिस्पॉन्ड L2, मिक्स्ड लैंग्वेज है, ये मिक्स है। ये कैसी है, मिक्स है। अगला है चिल्ड्रन स्पीक L2, टीचर रिस्पॉन्स इन L1, ये भी कैसी है, मिक्स है। आगे देखिए, टीचर स्पीक्स इन L2 एंड चिल्ड्रन रिस्पॉन्स इन L2, ये दोनों एक ही भाषाएं हैं। मतलब टीचर भी कौन सी भाषा बोल रहा है, द्वितीय भाषा, और बच्चे भी रिस्पॉन्स किसमें कर रहे हैं, द्वितीय भाषा में। तो ये मिक्स लैंग्वेज का उदाहरण नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये बात आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वाइल रीडिंग एक्टिविटी, क्या है, द वाइल रीडिंग एक्टिविटी व्हेन डूइंग अ शॉर्ट स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी करते समय द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी किसे कहा जाता है। अगर शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं बच्चे तो द वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है, देखिए, लर्नर्स डिस्कस टू प्रेडिक्ट द इवेंट इन द स्टोरी। लर्नर्स जो सीखने वाले बच्चे हैं वो डिस्कस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, अभी जो आया था एंटिसिपेट करना। द इवेंट्स इन द स्टोरी, जो स्टोरी में इवेंट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। लर्नर्स डू पेयर वर्क एंड रीड म्यूचुअली टू वन अनदर, शायद यहाँ पर पीयर वर्क होगा। देखिए, लर्नर्स पीयर वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एंड रीड म्यूचुअली, साथ साथ रीड करते हैं, टू वन अनदर, एक दूसरे। ठीक है, और लर्नर्स डिस्कस बायोग्राफिकल डिटेल ऑफ पोएट, पोएट की बायोग्राफिकल डिटेल पढ़ने से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वहां पर वो पोएट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो पोएट के बारे में कोई जानकारी से मतलब नहीं है। टीचर आस्क मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड, न्यू वर्ड से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। किसका, द वाइल रीडिंग एक्टिविटी व्हेन डूइंग अ शॉर्ट स्टोरी, इसका मतलब हो जाएगा लर्नर्स डू पीयर वर्क एंड रीड म्यूचुअली टू वन अनदर। बच्चे एक दूसरे के साथ होकर के क्या कर रहे हैं,
चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसी ही चीज को क्या कहेंगे, ये जो अपना टॉपिक है यानी वाइल्ड लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चन थे हम लोगों ने किए, कई सारी अप्रोचेस थी। लाइट चली गई थी तो क्लास उतनी आपको तो खैर दिखेगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए इसी तरह से इंग्लिश, मैथ और सीडीपी की क्लासेज आपको हमारे चैनल पे मिल रहे हैं, जो सीटेट के लिए है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।